हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हमारी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स की लास्ट क्लास है। जो जनवरी से जून जो ज्योग्राफी हमारी चली हुई थी उसकी लास्ट क्लास आज हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक जो आज की क्लास में कवर होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जिनसे पक्का एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो करंट से भी रिलेट कर रहे हैं और ये वो टॉपिक हैं जो करंट से रिलेट करने के साथ साथ हमारी ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करते हैं। तो आइए हम समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। हमारी स्ट्रेटजी, हमारा तरीका वही रहेगा। पहले बोर्ड के हिसाब से पहले हैंड रिटन समझेंगे और फिर उसके बाद PDF, यानी कि पहले उसको समझेंगे और फिर उसको रिवाइज करेंगे। तो एक ही क्लास में दोनों काम हो जाएंगे, यानी कि एक तीर दो निशाने, यानी कि रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा क्या समझने का एक तरीका, जो पैटर्न है हमारा लिखने का हैंड रिटन तरीके से, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बार बार उस पर मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मेरा मानना है कि मैं आपको क्लास में ही चीजें कंप्लीट याद करवा के चलूं और कंप्लीट अच्छे तरीके से समझा के चलूं। तो चलिए हम सभी मिलके एक लास्ट क्लास इसकी देखते हैं, करंट अफेयर्स की ज्योग्राफी की, जनवरी से जून की। आज का जो टॉपिक है जिससे हम शुरुआत करेंगे वो टॉपिक है वुल्लर झील से रिलेटेड। कौन सी झील है? वुल्लर झील। वुल्लर झील का जब जब नाम आता है तो दिमाग में एक नदी का भी नाम आता है, झेलम नदी। जब भी वुल्लर झील का नाम आएगा तो दिमाग में झेलम का नाम जरूर आएगा, क्योंकि झेलम नदी जो है वो इस झील का निर्माण करते हुए चलती है। ये नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है बेरीनाग झील के आसपास से। बेरीनाग झील के आसपास से उद्गम माना गया है किस नदी का? तो ये माना गया है बेरीनाग से झेलम नदी का। इसके आसपास से उद्गम माना गया है और रास्ते में ये वुल्लर झील को क्रॉस करते हुए, इसको बनाते हुए ये आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में है और जगह लोकेशन आपसे पूछ ले तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। मीठे पानी की झील है भैया, मीठे पानी की झील बोली जाती है। ये बात आपको याद रखनी। मीठे पानी की झील है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। झेलम का नाम क्यों याद आता है? क्योंकि झेलम नदी ही इसको जल देती है, यानी कि ये जल पोषित करती है, यानी कि झेलम ही इसका पोषण करती है, झेलम ही इसको पालती है। हाल ही में चर्चा में रही, तो चर्चा में रहने के पीछे का विषय क्या रहा, क्यों ये चर्चा में रही, क्या इसका विषय रहा, तो उस पर हम चर्चा करें। तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये सिकुड़ रही है और गाद यहां पर जमा हो रही है। चर्चा का सबसे बड़ा विषय है इसका सिकुड़ना। सिकुड़ने के अलावा, केवल सिकुड़ने तक सीमित नहीं है, सिकुड़ने के अलावा अगर मैं बात करूं, गाद, मड, ये यहां पर जमा हो रही है और इस चीज का ये सामना कर रही है, सिकुड़ने का और गाद का ये सामना कर रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इससे होगा क्या? तो कश्मीर घाटी में बाढ़ की संभावना हो सकती है, क्योंकि जल स्तर इसका ऊपर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो कश्मीर घाटी कश्मीर घाटी में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। कश्मीर घाटी में किसका खतरा हो जाएगा? बाढ़ का खतरा हो जाएगा। ये आपको याद, ये मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन हमारा, ये याद रखना है। इस झील का जब भी नाम आएगा तो झेलम नदी याद होगी। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग माना गया है और यही झेलम नदी इस वुल्लर झील का निर्माण करती है। ये बात आपको याद रखनी। यही वुल्लर झील गोखुर जैसा आकार भी ले लेती है, इसे गोखुर झील भी कह सकते हैं। गोखुर
झील, क्योंकि जब इसको सैटेलाइट के थ्रू देखा जाए तो ऐसा नजर होता है जैसे गाय के खुर के आकार की ये झील है। ठीक है, गोखुर झील इसे कहते हैं, झेलम नदी द्वारा इसे पानी मिलता है। ये बातें आपको याद रखनी। फिर इसी पोर्शन में आगे बढ़े, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस कड़ी में एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे और याद रहेगी। जब हम एक अलग नदी का नाम आप कभी देखते हो, बेतवा नदी, बेतवा नदी आप देखो तो मेरे को यह बता दीजिए किसकी सहायक है। जब भी बेतवा नाम आए तो यमुना याद रखना, ये यमुना की सहायक है बेतवा। किसकी सहायक है? यमुना की। और यमुना खुद सहायक है किसकी? तो यमुना खुद सहायक है गंगा जी की, गंगा जी की। ठीक, यमुना खुद गंगा की सहायक है और बेतवा यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक, ये निकलती है एमपी क्षेत्र से, और एमपी में भी अगर जगह पूछ ले तो रायसेन, रायसेन जगह है एमपी में, वहां से ये निकलती है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर सवाल उठता है कि चर्चा में क्यों है, तो चर्चा का कारण है यहां अवैध खनन, अवैध खनन। यहां पर इलीगल माइनिंग की जा रही है। वो इलीगल माइनिंग जो है वो यहां चर्चा का विषय है। खनों की खनन जो होता है वो बहुत बड़ा, और ये खनन किसका हो रहा है? ये रेत का खनन हो रहा है। दूसरा है वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई। ये भी सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, जो अब इन चीजों के कारण ये नदी क्या हो रही है? सूख रही है। अच्छा, एक चीज और है, इन चीजों के कारण सूख रही है। दूसरा बोरिंग, यहां बोरिंग वगैरह भी की जाती है। बोरिंग जो है, बोरिंग के माध्यम से जो पानी निकालने की एक व्यवस्था है, जल निकासी के लिए बोरिंग की जाती है, जल निकासी के लिए। और ये इतनी ज्यादा हो जाती है ये चीजें कि इन सभी चीजों के कारण ये नदी सूख रही है। क्या कर रही है? सूख रही है। ये नदी क्या कर रही है? सूख रही है, और सबसे बड़ा सामना इस चीज का कर रही है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये वर्तमान चर्चा का विषय बनी हुई है बेतवा नदी। बेतवा बहुत महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी है किसकी, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपको याद रखना है। ठीक, एक और पॉइंट है, वैसे तो इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके, फिर भी मैं नॉर्मली बता देता हूं। आईएमडी है हमारा भारतीय मौसम विभाग। ये हमें बारिश से पूर्व अनुमान की जानकारी देता है, मानसून से पूर्व ये बता देता है कब मानसून आएगा, किस प्रकार से बारिश होगी। ये कुछ खतरों से भी हमें अवगत करवा देता है, तूफान जैसे खतरों से। ठीक, हाल ही में ये चर्चा में रहने के पीछे है सामान्य से ऊपर मानसून की भविष्यवाणी इसने करी थी। इसने कहा था कि 2025 में सामान्य से ऊपर मानसून आएगा, सामान्य से ऊपर मानसून आने की संभावना। इसने ये संभावना व्यक्त की थी कि भाई सामान्य से ऊपर संभावना व्यक्त रहेगी। ठीक, ये भविष्यवाणी की थी, और औसत इसने 105% की बताई थी। दीर्घ अवधि इसने बताई थी, कितनी दीर्घ अवधि बताई इसने, औसतन 105%, 105% की इसने औसतन दीर्घ अवधि का जिक्र किया था, और ये इसने बताई थी। तो इसका काम यही है, ये पूर्वानुमान लगाता है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, और फिर बताता है
कि किस प्रकार से मानसून आएगा, तो इसने 2025 में भविष्यवाणी की थी कि सामान्य से ऊपर मानसून आएगा। इंडियन मीटियोरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग, यह है जो हमें खबर देता है इस चीज के बारे में। ठीक है, अब हम इससे आगे वाला टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम चर्चा करें। ठीक, जो हमें अच्छे से अवगत करवाता है। ठीक है, हमारा एक क्षेत्र है भारत के, अगर मैं अपने देश की बात करूं तो देखिए यहां एक छोटा सा मैप बना करके मैं आपको समझा सकता हूं। अरे यार, ये मान लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे से राउंड कर देते हैं। हमारे इधर एक सागर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, हमारे इधर पड़ता है हिंद महासागर। खैर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो पड़ता है वो हिंद महासागर के ही हिस्से में आता है, और इधर पड़ता है अरब सागर, अरब सागर। अब चर्चा किसकी है? अरब सागर की। चर्चा क्यों है अरब सागर की? तो आपको पता होगा भारत ने पाकिस्तान के साथ समुद्री विवादों को दरकिनार करने के लिए यूएसए में हमने एक सबमिशन प्रस्तुत किया और संशोधित किया कि जितने भी कॉन्टिनेंट शेल्फ हैं उनके लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी कि अरब सागर में कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ का मतलब होता है उथला, और उथला महाद्वीप, क्या कहेंगे हम उसे? उथला महाद्वीप या महाद्वीप सेल्फ कहेंगे। महाद्वीप सेल्फ के बारे में ना पता हो तो मान लो ये है कोस्ट, ये क्या है? कोस्ट यानी कि तट। अब सॉरी, कोस्ट की स्पेलिंग COAST आएगी। ये है कोस्ट, तट। अब तट तो ये हो गया, लेकिन तट जैसे ही थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, इसे बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसे बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नीचे मुड़ा है यूं, ये और गहराई में चला जाए यूं, तो ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये तो क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया। लेकिन ये राधे राधे, सॉरी भाई। ठीक है, ये और भी अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये बन जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, जी आपको याद। ठीक है, इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप का नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से, तो ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का एरिया है, ये हमने 10,000 किलोमीटर स्क्वायर तक बढ़ा दिया है, और ये हमने यूएन, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र है,
एक सबमिशन करवाता है, उसमें हमने प्रस्तुत किया कि भाई हम अपना जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है वो 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री विवाद है। कारण है भाई भारत पाक के मध्य समुद्री विवाद, और इसी कारण हम ये करते हैं। ये बात आपको याद रखें। तो इस कारण से ये किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक, यही अगर मैं बात करूं तो एक और है टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, एक नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। ठीक, कहां की? साउथ इंडिया की, नॉट इंडिया। इंडिया की तो सबसे लंबी है गंगा जी, और दूसरे नंबर पे बोला जाता है गोदावरी को। ये जो नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी लंबी है, तो दक्षिण भारत की पहली है गोदावरी। ये बात आपको याद रखनी। उद्गम बताया गया है इसका महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उसका उद्गम माना गया है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन हुआ है। ये चीजें आपको याद रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी गई है कृष्णा नदी। बचपन में छोटे थे तब एक कहावत सुनते थे कि भैया कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं, कृष्णा नदी में ये है, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये चीजें बताई जाती है। ठीक है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। बस बचपन में ये कहानियां थी, बट वास्तव में मिलते हैं क्या? तो भाई ना तो मैं कभी कृष्णा नदी के अंदर गया हूं, बस ये कहावतें होती थी बचपन में इस प्रकार से। ठीक, हाँ, ये जो एरिया है इसमें स्वर्ण जो है, सोना जो है, वो नदी की रेत से जरूर प्राप्त हो सकता है। वर्तमान में चर्चा का विषय क्या है कृष्णा नदी का? वर्तमान में चर्चा में क्यों आई है कृष्णा नदी? तो वर्तमान में चर्चा है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और गर्मी पड़ने के कारण भाई अत्यधिक गर्मी हुई, अत्यधिक गर्मी, और इस गर्मी के कारण ये क्या कर रही है? सामान्य से सूख गई है, सामान्य से सूख गई। यानी कि जितना जल स्तर इसमें होता था ना, उससे अब ये कम है। यानी कि गर्मी के कारण ये कम हुई है। ठीक है, और ये कर्नाटक और बालाकोट और विजयपुरा, और साथ ही एक जिला और है यादगीर जिला, इनमें सिंचाई के लिए प्रयोग होती थी, लेकिन ये उसको प्रभावित करते। कर्नाटक के कई जिले सिंचाई, कई जिलों की सिंचाई प्रभावित हुई। अगर ये नॉर्मल रहती तो भाई हो सकता है कि इनकी सिंचाई प्रॉपर बनी रहती, बट यह सिंचाई इनकी प्रॉपर नहीं है। इसका रीजन यही है कि ये जो नदी है ये नॉर्मल से पहले ड्रॉट हुई है, ज्यादा नहीं, कुछ सामान्य स्तर से इसमें गिरावट देखी गई है, इसलिए सामान्य से सूख गई है। ऐसा ही रहता रहा तो शायद इतनी ही ज्यादा हाई मात्रा में गर्मी पड़ती रही, हाई टेम्परेचर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये शायद हो सकता है कि और भी सूख जाए, तो और भी ज्यादा सिंचाई प्रभावित हो सकती है। तो ये चीजें हम नोट रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी सहायक नदी जरूर पूछ सकता है आपसे। सहायक नदी में जब भी नाम आता है तो जैसे तुंगभद्रा है,
तुंगभद्रा, मालप्रभा है, घाट प्रभा है, etc। और भी बहुत सारी हैं, बट ये आप याद रख सकते। तो ये इसकी क्या है, सहायक नदियां बोली जाती है। कोयना भी है वैसे तो, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कृष्णा नदी के बारे में। एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में पड़ती है। कहां पड़ती है भाई, एमपी में पड़ती है, जिसे हम मध्य प्रदेश राज्य बोलते हैं, ठीक। वन्यजीव अभ्यारण्य है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है। एक और भी आपने इधर नाम सुना हो तो कुन्नो, कुन्नो नेशनल पार्क भी कहां पड़ता है, एमपी में ही पड़ता है, ठीक। अब यहां सबसे पहले अफ्रीकन चीता लाया गया था कुन्नो नेशनल पार्क में। सेकंड घर बन चुका है किनका, अफ्रीकन चीतों का। गांधी सागर नेशनल पार्क अफ्रीकन चीतों का सेकंड घर बन चुका है। पहला कौन सा था, कुन्नो नेशनल पार्क। पहला कौन सा है, कुन्नो नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है, गांधी सागर नेशनल पार्क, ठीक। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक। और यहां दो नर चीते रहेंगे, दो नर चित्ता भी यहां रहेंगे। और दो नर चित्ताओं का नाम मैं बता दूं तो एक का नाम है प्रभास और एक का नाम है पावक। प्रभास और पावक, ठीक है। ठीक है, दो नाम है प्रभास और पावक, ठीक। ये क्यों है, तो हम भारत में चीते समाप्त हो चुके थे, तो उनको पुनरुत्थान करने के लिए, उनका दोबारा से संख्या बढ़ाने के लिए हमने उनके पुनरुत्थान की एक परियोजना चलाई, जो कुन्नो से शुरू की थी। और हमने अफ्रीकन चीताओं का दूसरा घर बढ़ा दिया है गांधी सागर को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे 1947 में, सॉरी 74 में, 1974 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। उसके अलावा अब एक और छोटा सा टॉपिक है माजुली द्वीप। माजुली, माजुली ब्रह्मपुत्र पर है भाई, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 2024 में चराईदेव मैदान को यूनेस्को ने, इसको यहां पर एक मैदान है चराईदेव, इसको 2024 की यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था 2024 में चराईदेव मैदान को, ठीक है। यह आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ठीक। अच्छा, एक और है शिव सागर। शिव सागर
ठीक है, ये दो नाम है, माजुली और शिव सागर। अब माजुली तो असम का द्वीप है और शिव सागर को भी यूनेस्को में मान्यता दिलाने की कोशिश की जा रही है। ये भी याद रखना है भाई, दोनों असम क्षेत्र में ही स्थित है। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, इनके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिव सागर असम का एक ऐतिहासिक जिला माना जाता है। ठीक है, एक द्वीप और है, तुत्ती द्वीप। कौन सा? तुत्ती द्वीप। टुट्टी द्वीप से याद रखो, तुत्ती द्वीप। तुत्ती द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, गृह युद्ध छिड़ा है। ये क्षेत्र है कहां? तो ये सूडान के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? सूडान। दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है सूडान, उसके अंडर आता है ये। ठीक है, तो ये गृह युद्ध के लिए चर्चा में बना हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो इन चीजों के बारे में आपको पता करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो यहीं पे बता देता हूं, तंजानिया। तंजानिया एक क्षेत्र है, एक देश है। कहां पड़ता है तंजानिया? तो तंजानिया जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसलिए भी बताऊंगा। ठीक, एक्चुअल में ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन देश है तंजानिया। ठीक है, यहां पर एक झील भी है, तागानिका। तागानिका झील है। ये वर्तमान में क्यों है? तो वर्तमान में ये चर्चा में होने का विषय है, यहां इसने नौसेना सहयोग को मजबूत करने के लिए अपना पहला अफ्रीका और भारत के साथ समुद्री अभ्यास किया है। नौसेना अभ्यास किया है अपना पहला, जिसे हम पहला समुद्री अभ्यास कहते हैं इनका। और ये भारत और अफ्रीका के बीच, भारत एंड अफ्रीका के मध्य हुआ है। इससे पहले हमारा नहीं हुआ था भारत और अफ्रीका के मध्य, अब ये हुआ है भारत और अफ्रीका के मध्य हुआ है ये। ठीक, इसको नाम दिया गया था एआई कीमी 2025। एआई की मी 2025। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया एआई कीमी 2025 युद्ध अभ्यास, समुद्री अभ्यास किस नौसेना को मजबूत करने के लिए पहली बार किया गया, तो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश और भारत के बीच ये समझौता, ये अभ्यास हुआ है। ये बात आपको याद रखना। इसमें 9 अफ्रीकी देश शामिल हैं, 9 अफ्रीकी देश शामिल है। कितने हैं टोटल? 9 अफ्रीकी देश इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इनका काम है भाई समुद्री जो भी डकैती वगैरह होती है उससे निजात पाना, इसलिए ये किया गया है। ठीक, अफ्रीका में ये देश पड़ता है तंजानिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहां कागेरा नदी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अच्छा यूनेस्को भी स्थल है यहां पर। यहां सेरेनगेटी एक नेशनल पार्क है, सेरेनगेटी नेशनल पार्क, ये यूनेस्को में इंक्लूड है। किसमें है? यूनेस्को में शामिल है भाई। ये चीजें आपको याद रखनी है। एक किलिमंजारो नेशनल पार्क, किलिमंजारो, ये भी किसमें है? ये भी यूनेस्को में। ठीक, ये भी किसमें है? ये भी यूनेस्को में ही इंक्लूड रखा गया है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा एक क्षेत्र है अंडमान निकोबार।
अगर आपने कभी सुना हो नाम, अंडमान निकोबार का। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे, और हिंदी में लिखेंगे हम ऐसे। ये द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ये बात आपको याद रखनी। अब ये जो द्वीप है, ये जो बे ऑफ बंगाल में हमारा पड़ रहा है, ठीक, ये यहां पर एक छोटा सा और आइलैंड है, क्योंकि ये बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के बनता है, तो यहां एक और है। यहां पर उस आइलैंड का नाम है सेंटिनल। क्या नाम है? सेंटिनल आइलैंड। ये जो सेंटिनल आइलैंड है, ये बहुत खतरनाक आइलैंड है। ये चर्चा में होने का विषय क्या है? तो यहां पर 24 वर्षीय एक 24 इयर्स एज है और अमेरिकन सिटीजन है। अमेरिकन सिटीजन। इसकी होगी डेथ। क्या होगी? डेथ होगी इस क्षेत्र में। इसलिए क्योंकि ये उन जनजातियों, ये एक जनजातीय क्षेत्र है, ठीक, ये एक जनजातीय क्षेत्र है, और ये गया अवैध रूप से, अवैध रूप से, और वहां जनजातियों ने मार दिया। सेंटिनल आइलैंड बहुत खूबसूरत और बहुत डेंजरस आइलैंड माना जाता है अंडमान निकोबार का। यह बात आपको याद रखनी है, इसीलिए हम यहां जाना प्रतिबंधित मानते हैं। लेकिन यह बंदा अवैध रूप से चला गया, 24 साल का था, जवान खून था, माना नहीं, जोश में आ गया और चला गया, और फिर नुकसान भुगत गया, इसलिए चर्चा में रहा। ये हम सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से इसको जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एक चीजों की, ठीक। ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, अब इनको हम देख लेते हैं इसमें पीडीएफ में, ताकि इजीली हम समझ सकें। देखिए, वुलर झील से चर्चा शुरू की है। जम्मू एंड कश्मीर में ये झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सिकुड़न और गाद का सामना कर रही है भैया, ये बात हमने करी है। कश्मीर घाटी में बाढ़ का गंभीर खतरा है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र अगर है, बांदीपुर जिला उसमें है भाई। झेलम नदी द्वारा पोषित होती है, ठीक। और झील की अनूठी विशेषता है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। जेनालंक राजा जैनुल अबीदीन द्वारा निर्मित एक कृत्रिम द्वीप है भाई। यहाँ पर कश्मीर घाटी के लिए प्राकृतिक बाढ़ अवशोषण बेसिन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। भारत में जितनी भी झीलें हैं उनका मैंने मैप में लोकेशन दिखा दी है। ब्लू कलर में, जितने भी ब्लू कलर में है वो सारी फ्रेश वाटर लेक है, और ऑरेंज कलर में आपको जो दिखाई दे रही है केसरिया रंग में, वो सारी की सारी क्या है? वो खारे पानी की झीलें। कौन से पानी की? खारे पानी की झीलें मानी गई, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, यहां पर जितना भी मछली उत्पादन होता है वो 60% होता है। 1990 में इसे रामसर कनेक्शन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि में आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया था। रामसर साइट इसको घोषित कर दिया गया था। बेतवा नदी है मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो वनों की कटाई, रेत खनन और बोरिंग के माध्यम से इसमें जलापूर्ति जो है वो खत्म हो रही है। इसका जल स्तर नीचे जा रहा है और ये सूख रही है। ये बेतवा नदी है इधर से, ये एमपी क्षेत्र के इधर से बेतवा नदी झिरी गांव से निकलती है 470 किलोमीटर की ऊंचाई से, विंध्यान पर्वत से, ठीक है। मध्य प्रदेश से बहती है, यूपी से बहती है, भोपाल क्षेत्र से होकर के हमीरपुर जैसे जिलों को कवर करती है, फिर यमुना से मिलती है। इसकी सहायक नदियों में हलाली और धसाना का नाम आता है। बेसिन में 14 सहायक नदियां शामिल है इसमें। 11 पूरी तरह से मध्य प्रदेश की और 3
आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है। ठीक है, बेतवा नदी धीमी मौत के कारण जानी जाती है। धीमी मौत मतलब बेतवा नदी धीरे धीरे सूख रही है। एक तो वह खनन बहुत ज्यादा हो रहा है, नदी के तल से रेत का खनन बहुत भारी मात्रा में निकाला जा रहा है, इससे जो नेचुरल उसका वाटर फ्लो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि खड्डे बन जाते हैं, फिर उनको भरने में धीरे धीरे फिर पानी पता नहीं किधर किधर फैल जाता है और फिर कम फ्लो के साथ वो बढ़ता है आगे। दूसरा, वनों की कटाई ज्यादा होने से ये जल ग्रहण, इसका जो कैचमेंट एरिया है जहां से पानी प्राप्त करती है, वो उसका नुकसान हो रहा है। तीसरा, बहुत ज्यादा बोरिंग वगैरह की जाती है, मतलब भूजल निकालने के लिए, तो इससे अवैध बोरवेल जो किए जा रहे हैं उससे भी इसके सूखने का खतरा बढ़ रहा है। 2000, हाँ, अब बात आती है आईएमडी। आईएमडी, ये छतरी देख रहे हो, ये बारिश का एक बहुत बड़ा मंजर दिखाया गया है। ठीक है, आईएमडी ने 2025 के लिए सामान्य से ऊपर मानसून की भविष्यवाणी की थी, जो दीर्घ अवधि 105% की मानी गई थी। मानसून का पूर्व अनुमान मॉडल ये तय कर देता है, इसके बारे में हमने जिक्र किया है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था मौसम पूर्वानुमान अवलोकन, मौसम से पहले ही ये अवलोकन कर देता है, उसको बता देता है गणितीय मॉडल के आधार पर, और फिर उसके बाद पता लगाता है। नाउकास्टिंग 0 से 6 घंटे, रडार उपग्रहों से प्रभावित वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके ये उस चीज का पता लगाता है। शॉर्ट रेंज 1 से 3 दिन, कृषि और नियोजन के लिए उपयोगी माना गया है। मध्यम अवधि 4 से 10 दिन, वायुमंडलीय स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भी गतिशील मॉडल का उपयोग करता है। लंबी अवधि 10 दिन से 2 वर्ष, मानसून जैसे मौसमी रुझानों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान 1875 में आईएमडी की स्थापना हुई थी। हेनरी ब्लैनफोर्ड 1882 से 85 में हिमालय के हिम आवरण को मानसून की ताकत से जोड़ता है। सर जॉन एलियट 1889 में महासागर और ऑस्ट्रेलिया स्थिति को जोड़ा और अप्रैल मई संकेत के आधार पर क्षेत्रीय पूर्वानुमान शुरू किया। सर गिलबर्ट वोकर 1904 में मानसून पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए 28 वैश्विक भविष्यवक्ता और सांख्यिकी सह संबंध प्रस्तुत किए। तो ये इसका प्रोसेस रहा है, कब से कब तक इसने ये काम किए हैं। फिर आजादी हो गई, आजादी के बाद 47 से 87 वोकर मॉडल जारी रहा। फिर 88 में गावरीकर मॉडल आ गया और फिर 3 में पैरामीटर रिडक्शन हुआ, सटीकता बढ़ाई गई और सरल मॉडल के आधार पर 2 चरण पूर्वानुमान प्रस्तुत किए गए। 7 में SCFS लॉन्च किया गया ओवर फिटिंग को रोकने के लिए। 5 पैरामीटर अप्रैल और 6 पैरामीटर जून मॉडल विकसित करते हैं, ये बात है। हाल ही में अगर मैं बात करूं 2012 में MMCFS पेश किया गया है, जो समग्र भविष्यवाणियों के लिए महासागर, भूमि और वायुमंडलीय चर को मिलाकर के गतिशील युग्मित मॉडल बनाता है। 2021 में मल्टी मॉडल एम्बुलेंस मानसून की सटीकता के लिए जानकारी देता है भैया। वैश्विक जलवायु मॉडल के पूर्वानुमानों को एकीकृत करता है। तो ये सारी चीजें यहां पर हुई है। तो ये आईएमडी का काम होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट। अच्छा, पूर्वानुमान की कुछ सीमाएं हैं, जैसे इनसो की घटना है, ENSO, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन की जो घटना है। तो IOD है, जैसे जलवायु संकेत भारत में वर्षा के परिणामों से लगातार जुड़े नहीं है, और पूर्वानुमान की सटीकता सूक्ष्म स्तर पर गिरती है, ये चीजें बताता है। वेव फॉरवर्डिंग में गतिशील मॉडल को प्रशिक्षित करता है, AI और ML उपकरणों को एकीकृत करता है। उच्च रिजोल्यूशन मॉडलिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें हैं कृषि का समर्थन करने के लिए, तो इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। थोड़ी देर पहले हमने एक और चीज पे बात की थी, महासागरीय महाद्वीप सेल्फ। महाद्वीपीय सेल्फ, जैसे ये कोस्ट है, कोस्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी इधर आ रहा है, ये मान लो कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये जैसे नीचे जाएगा तो कॉन्टिनेंटल स्लोप, और भी नीचे जाएगा तो कॉन्टिनेंटल राइज। जितने भी पेट्रोलियम वगैरह वगैरह जो भी चीजें मिलती है आपको कॉन्टिनेंटल राइज से मिलती है, कॉन्टिनेंटल राइज से। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जहां कम पानी दिखाई दे रहा है, एक प्रकार से आप उसको ये बोल देते हो ना, किनारे पर ही, बीच बोल देते हो एक प्रकार से, जो वही आपका ये है। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान के साथ समुद्री विवादों को दरकिनार कर दिया है और स्पष्ट बोल दिया है UN के सबमिशन के अंदर कि भाई जो हमारा जो एरिया है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल सेल्फ का, अरब सागर की ओर। ठीक है, महाद्वीपीय सेल्फ क्या है?
तो एक विस्तारित जलमग्न सीमा है जहां पर पानी का आरंभ हो जाता है, वहां से एक ऐसी बाउंड्री है जो पानी में डूबी रहती है हल्की हल्की, जो आर्थिक क्षेत्र माना गया है, समुद्री संसाधनों पर आधारित है और वैज्ञानिक प्रमाण के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। भारत का क्या दावा है, तो बोलता है कि 10,000 वर्ग किलोमीटर के लिए मान्यता मांगी हमने पाकिस्तान के साथ क्रीक विवाद से बचने के लिए। आंशिक दावों के साथ भारत ने 2009 के सबमिशन को पूरक बनाता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन जो है उसके तहत महाद्वीपीय सेल की सीमाओं का आयोग प्रस्तुत किया जाएगा। फिर स्वीकार होता है तो भारत का जो विस्तार है वो 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर जोड़ देगा। ठीक है, जो भारत के भूभाग 3,274 मिलियन वर्ग किलोमीटर से लगभग मेल खाएगा, ये हम कह सकते हैं। खनिज तेल पॉलीमेटेलिक नोडुल्स के लिए हमें भाई मंजूरी मिलेगी, समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी, ऊर्जा नीली अर्थव्यवस्था महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करेगा। ठीक है, महाद्वीपीय सेल की सीमाओं पर आयोग के बारे में, तो 200 समुद्री मील से परे किसी देश की महाद्वीपीय सेल्फ सीमाओं की कानूनी स्थापना सुविधा प्रदान करेगा। ये जो डिपार्टमेंट है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूएसए में स्थापित है। 1997 में यूएनसीएलओएस दिशा निर्देशों का पालन करता हुआ उसकी स्थापना हुई थी। 64 में महाद्वीपीय सेल पर कन्वेंशन लागू हो चुका था। काम अगर मैं बात करूं तो डेटा की जांच करेगा, सिफारिश करेगा, तकनीकी तैयार करने में समर्थन करेगा, सीमा विवादों को के लिए गैर पक्षपाती रहेगा, पक्षपात नहीं करेगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, कृष्णा नदी का जिक्र हमने किया था। कृष्णा नदी है भाई, ज्यादा गर्मी होने के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण ये सामान्य से सूख गई है, जिससे कर्नाटक के विभिन्न जिलों की बगलकोट, विजयपुर, यादगिरी इन जिलों की सिंचाई प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पास महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना से बहते हुए 1400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आंध्र प्रदेश के रास्ते से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दाईं ओर इसकी सहायक नदी है वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। बाईं ओर है भीमा, मूसी, मुनेरू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी मानी गई है। दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मौसमी निर्भरता के लिए जानी जाती है। ठीक है, इस पर कुछ परियोजनाएं भी हैं, जैसे तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई और सुविधा के लिए। ठीक, श्रीशैलम बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना हरित क्रांति के बुनियादी ढांचों का प्रमुख है। ठीक है, प्रकाशम बैराज कृष्णा डेल्टा में नहर सिंचाई, घाटप्रभा और भीमा परियोजना क्षेत्रीय सिंचाई में सहायता। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कृष्णा नदी पर चली हुई है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम आपने सुना होगा। तो कुन्नो के बाद दूसरा जो चीतों का घर बना है अफ्रीकन चीतों का, वो है गांधी सागर नेशनल पार्क, जहां पर अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। वहां 2 नर चीते भी हैं, प्रभास और पावक, जो पुनरुत्थान में मदद करेंगे। इसका उद्देश्य है चीता पुनरुत्थान परियोजना के हिस्से के रूप में केएनपी कुन्नो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थानांतरित किए जाएंगे, ताकि वहां पर भी चीतों का पुनरुत्थान किया जा सके। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात अगर मैं करूं तो मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर है। ठीक, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। खटियार गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों के बीच घिरा हुआ है। 74 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया था। शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है, झाड़ियां भी पर्णपाती हैं। पर्णपाती मतलब ऐसे जो एक मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं जब पानी की कमी लगती है तब। जीव शाकाहारी चिंकारा यहाँ पर है, नीलगाय है, चितीदार हिरण है यहाँ पर। मांसाहारी में तेंदुआ है, धारीधार लक्कड़बग्गा है, सियार है। लक्कड़बग्गा अगर आपने नहीं सुना हो तो हमारी देसी भाषा में जिसे जरख बोल देते हैं ना, जरख, वो जरख ही लक्कड़बग्गा होता है। पहले गांव में आपने सुना हो भाई ऐसे ऐसे केस होता था, जरख आ जाता था, है ना, वो जरख ही क्या होता है, लक्कड़बग्गा। ये चलता है जब ठक ठक की आवाज रखती है इसी। ठीक है, इसका जो बैक शरीर है ऐसा दिखता है जैसे किसी तेंदुए का हो या किसी
अन्य बिल्ली प्रजाति के जानवर का हो, बट ये जो है इसका मुख जो है वो कुत्ते के से आकार में मिलता है, ये बात आपको याद रखना। माजुली द्वीप और शिव सागर, तो माजुली की अगर मैं बात करूं तो 24 में चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था, वहीं शिव सागर को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। असम में स्थित है दोनों। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये इसका कटाव भी हो रहा है धीरे धीरे, ये कहा जाता है। 2016 में से जिला घोषित कर दिया गया था। शिव सागर ऊपरी असम में स्थित है और बहुत पुराना उसका शहर और मुख्यालय भी वहां का। ठीक, पहले इसे रंगपुर के नाम से जाना जाता था। 99 से 1788 तक ये अहोम साम्राज्य के कब्जे में रहा और असम क्षेत्र में अहोम डायनेस्टी रही है। फिर उसके बाद 1826 से कब्जे में आ गया ब्रिटिशर्स के, ढाई अड़ी की लड़ाई में। ठीक है, तलातल घर, रंग घर और शिव सागर टैंक जैसे प्रतिष्ठित होम स्मारकों की मेजबानी ये करता है। एक द्वीप मैंने आपको बताया था, तुत्ती द्वीप है सूडान के। तुत्ती द्वीप पर नेशनल सेना ने वहां पर कब्जा कर लिया है और एक प्रकार से तबाह और वीरान दिखाई दे रहा है। 2 साल से वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये मैप आप देख सकते हो, यही है। ठीक, सूडान क्षेत्र का, और यहीं पे ये हुआ है। ये टेगिया प्लेटू है, ये मकाली माउंटेन्स है। ठीक, ये नोबा माउंटेन्स है, मोरो हिल्स है, ये चीजें हैं यहाँ पर। ये नेशनल पार्क है भाई, डिंडर नेशनल पार्क है। ठीक, ये हम कह सकते हैं। और ये पड़ता है भाई इधर, ये तुत्ती द्वीप, ये सूडान का मैप है। फिर इसके नीचे साउथ सूडान आ जाता है और ये है भाई तुत्ती द्वीप, इस क्षेत्र में ये पड़ता है, साउथ सूडान के आसपास। इस पर सूडान की सेना ने कब्जा कर लिया। ठीक, ये नदी है, इधर ब्लू नील रिवर है और ये है तुत्ती आइलैंड। इन ब्लू नील और व्हाइट नील के मिलन पर, संगम पर यह स्थित है, ये मैं कह सकता हूं। ये ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर है। 3 शहरों को जोड़ता है, खार्तूम, ओमदुर्मन, ठीक, और बाहरी खार्तून। खार्तून के बगीचे के रूप में जाना जाएगा। सूडान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करता है। मिस्र के दक्षिण में है, लाल सागर के तट पर है। मिस्र, इरिट्रिया, इथोपिया इसके पड़ोसी देश है भी। नील नदी का प्रभुत्व जो खार्तूम में ब्लू नील और व्हाइट नील के विलय में जुड़ती है भी। तंजानिया मैंने बताया, तंजानिया नौसेना सहयोग को मजबूत करने के लिए, समुद्री डकैती का विरोध करने के लिए पहला अफ्रीका भारत समुद्री अभ्यास यहाँ पर हुआ है, जिसका नाम है AIKEY मी 2025। पूर्वी अफ्रीका में स्थित है भाई ये क्षेत्र। राजधानी डोडोमा है इसकी। केन्या, युगांडा इसके पड़ोसी देश है भाई, मोजाम्बिक, मालावी, जामीबिया, ETC। ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मेरू, नागोरोंगोरो कैरेटर दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, कैल्डेरा। रूफीजी सबसे बड़ी नदी हिंद महासागर में बहती है और यहाँ कागेरा नील नदी के शोर्स विक्टोरिया झील को पानी देती है भैया। तागानिका झील भी है यहाँ पर। ठीक है, सेरेनगेटी नेशनल पार्क भी है, किलिमंजारो NP भी है। बर्फ के स्तूप और कृत्रिम ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस इमेज में किस प्रकार से बर्फ के स्तूप बने हुए हैं और ये नेचुरल ग्लेशियर है। सॉरी, ये जो ग्लेशियर आर्टिफिशियल है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के किसानों ने पानी की कमी को दूर करने के लिए लद्दाखी इंजीनियर एक सोनम वांगचुक हुए हैं, जो वर्तमान में सेल में बंद कर दिए गए सरकार के द्वारा। ठीक, उनसे प्रेरित होकर बर्फ के स्तूप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। सोनम वांगचुक की अगर मैं बात करूं तो आपने कभी 3 इडियट मूवी देखी होगी। उस 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान रोल करता है ना फुनसुक वांगडू का, वो सोनम वांगचुक ही है। उसी के ऊपर आधारित ये मूवी बनाई गई है। और मैं आपको ये रियल बताता हूं कि ये जो सोनम वांगचुक है वास्तव में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हुए हैं। इनके नाम पे 400 से ज्यादा
चीजें हैं जिनकी रिसर्च इन्होंने की है, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवाई है, और वर्तमान में हालात ये हो गए हैं कि इस महान व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया। राजस्थान राज्य बर्फ स्तूप के ऊपर ये चीजें हैं, यहाँ पर ये पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाए गए। गुरुत्वाकर्षण आधारित जलापूर्ति, चालित पाइपलाइनों का उपयोग करके आसपास की हिमनद धाराओं को पानी को मोड़ा जाएगा। ठीक है, छिड़काव जमने की प्रक्रिया रहेगी, बूंदे हवा में जम जाती हैं, एक स्पोर्ट फ्रेम पर जम जाती है तो उसे शून्य से नीचे के तापमान पर पानी को हवा में लंबवत गिरने से छिड़का जाता है। ठीक है, तब ये बनते हैं। ऊर्ध्वाधर शंकु निर्माण किया जाएगा, यानी कि वर्टिकल स्तूप बनाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक, जिससे सिंचाई के लिए मौसमी पिघलन, वसंत ऋतु जब आएगी तब स्तूप ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे पिघलेंगे, जिससे सेब, खुबानी, गेहूं जैसी फसलों की सिंचाई धीरे धीरे पानी मिलेगा और अच्छे से वो फसल पक जाएगी। ये चीजें हैं। महत्व जलवायु अनुकूल रहेगा, कृषि नवाचार रहेगा, केवल एक के बजाय सालाना कई फसल चक्रों को सक्षम बनाएगा, कम लागत रहेगी और ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये हम कह सकते हैं। हमने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में बात की, जहां पर 24 वर्षीय अमेरिकन नागरिक की डेथ हो गई। तो ये अंडमान निकोबार में है नॉर्थ सेंटिनल। दिखने में बहुत खूबसूरत नजर आएगा आपको, लेकिन मैं आपको एक खास बात बता देता हूं, यहां पर जाना ही बैन है, भारत सरकार ने बैन कर रखा है। लेकिन एक अमेरिकन यात्री अवैध तरीके से चला गया और मारा गया, क्योंकि वहां पर बहुत खतरनाक जनजाति है, वो सेंटिनल जनजाति ही है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार के अंडर आता है, पोर्ट ब्लेयर के लगभग 50 किलोमीटर दूर है। परवाल भित्तियों से घिरा हुआ है और प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव है। यहाँ पर सफेद रेत वाले समुद्र तटों, मैंग्रोव और घने उष्णकटिबंधीय जंगलों से घिरा हुआ है। 2004 के हिंद महासागर भूकंप से ऊपर उठा, उजागर चट्टानों के कारण भूमि द्रव्यमान का विस्तार हुआ। इधर वनस्पति जो है मालाबार रेशम, कपास, ये यहाँ पर ये पाई जाती है। स्वदेशी निवासी सेंटिनल ही है। ऐतिहासिक मुठभेड़े अगर मैं बात करूं तो मोरिस विडाल पोर्टमैन के अभियानों में यहाँ के जितने भी मूल निवासी उनको पोर्ट ब्लेयर लाया गया था और प्रतिरक्षा की कमी के कारण मौतें हो गई थी। द्वीप का शासन अगर मैं बात करूं तो आदिवासी जनजातियों के पास 1956 से 5 समुद्री मील भीतर प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब जाओगे ही नहीं। प्रतिबंध क्षेत्र परमिट 2018 में हटा दिया गया, लेकिन संपर्क प्रतिबंध अभी भी है, कांटेक्ट नहीं करोगे आप वहां से। भारतीय नौसेना द्वीप पर गश्त करती है, वहां पर इंडियन नेवी जो है वहां पर पेट्रोलिंग करती रहती है, ताकि ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उसको पकड़ के सजा दी जा सके। क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट पैसेज। जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है वो राजनीतिक तनावों को लेकर के चर्चा में रहा, कनाडा और अमेरिका। इसके लिए इंटरनल जल संधि को लेकर के ये एक कानून है, इस स्थिति में विवाद पैदा हो गया है। ठीक है, ये कनाडा क्षेत्र है, ठीक, और ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज, इसको लेकर के विवाद हुआ है, जल संधि को लेकर के। आर्कटिक क्या है? तो आर्कटिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुव है। ठीक, आर्कटिक सर्कल में 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, बर्फ ही बर्फ होती है। विशेषताओं के आधार पर देखें तो अच्छा, इससे 8 देशों के हिस्से शामिल है, जैसे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका जैसे देशों के हिस्से वहां पर शामिल है। विशेषताओं में बात की जाए तो प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। 13% अनदेखा तेल है, 30% गैस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और हर देश चाहता है कि भाई रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेना, क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत बड़ी मांग है। इधर नॉर्थ वेस्ट पैसेज विवाद के बारे में बात करूं तो भाई नॉर्थ वेस्ट पैसेज कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह से होकर गुजरने वाला एक समुद्री मार्ग है। पैसेज का मतलब होता है रास्ता, तो वो किधर से जाता है भाई? आर्कटिक द्वीप समूह से होकर के कनाडा के क्षेत्र से निकलता है और समुद्री मार्ग में के रूप में काम करता है। कनाडा इसे आंतरिक जल मानता है। कनाडा कहता है कि मेरे अंदर से जा रहा है तो मेरा आंतरिक जल है। नेविगेशन पर नियंत्रण करता है भाई। यूएसए हर जगह अपनी टांग अड़ा रहा है, तो यूएसए जो है वो इसके लिए सहमत नहीं है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये तुम्हारा आंतरिक है, नहीं तो नहीं, आप कुछ भी ऐसे जबरदस्ती नहीं करोगे। पर यह विवाद खड़ा हो गया है। ओटावा घोषणा के माध्यम से 96 में स्थापित हुआ था। आर्कटिक सहयोग के लिए अग्रणी माना गया है। अंतर सरकारी मंच के रूप में काम करता है। सदस्य राष्ट्र
कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड आदि है भी इसके। रूस, नॉर्वे, आइसलैंड, अमेरिका जैसे देश है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ सहयोग में गिरावट आई है, जिससे परिषद की एकता प्रभावित हुई है। तो बहुत सारे इसमें एक प्रकार से डिस्प्यूट है। अच्छा, पर्यवेक्षक रहेंगे भारत, चीन, यूके, जर्मनी, अन्य, ये भी शामिल है पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, इधर बात आती है नैनी झील। नैनी झील की बात हम करें, ठीक है, तो नैनीताल में है नैनी झील, और 5 सालों में सबसे कम जल स्तर 4.7 फीट दर्ज किया गया है इसमें, और पानी की भारी कमी आई है। कारण माना गया है सर्दियों में बर्फबारी की कमी, बर्फबारी हुई नहीं सर्दियों में, इसलिए ये पानी की कमी आई। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित हाइड्रोलॉजिकल बदलाव को मानता है, और ये रियलिटी भी है। जब सर्दियों में बर्फ ही नहीं पड़ रही इधर, तो हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव हुआ ही है, वो हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, नैनीताल में ये झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील मानी गई है, और यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी अच्छी खासी होती है, और ये लैंडस्लाइडिंग के कारण अब क्रिसेंट शेप की हो चुकी है, आधे कटे हुए चांद के समान हो चुकी है। नैनीताल शहर के केंद्र में स्थित है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी मानेंगे हम। कुमाऊं क्षेत्र में है, कुमाऊं क्षेत्र, ठीक। नैनो पीक यहाँ पर है, टिफिन टॉप और स्नोन्यू सहित 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कहते हैं देवी सती, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनके जब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से अनेकों खंड विभाजित कर दिए थे, तो उनकी आंखें यहाँ पर स्थापित हुई थी नैनीताल, इसीलिए उसका नाम नैनीताल पड़ा है। यहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिश व्यवसायी पी बेरेन ने 1839 में रिकॉर्ड बनाया था। ठीक, एक नैनीताल एक औपनिवेशिक हिल स्टेशन बना यहाँ पर, और वहां पर संस्कृति और साहित्य के संदर्भों को प्रेरित किया। बलिया नाला सहित 26 प्रमुख नालों द्वारा पोषित किया गया इस क्षेत्र को, 12मासी धारा है। ठीक है, झील के जल विज्ञान संतुलन का लगभग 50% हिस्सा भूमिगत जल प्रवाह है, और झील नैनीताल के पेयजल मांग का लगभग 76% हिस्सा पूरा करती है। नैनीताल में जो पानी की पूर्ति है वो 76% नैनी झील ही करती है। ठीक है, फिर एक क्षेत्र है घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो घाटमपुर में है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया। इसकी यूनिट समर्पित किए 660 मेगावाट, जो भारत के थर्मल ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमारे बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। थर्मल ऊर्जा मतलब हमारी उष्मीय ऊर्जा को बढ़ाएगी। बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में बनाया गया, जगह का नाम है घाटमपुर। परियोजना प्रबंधन नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। NUPPL और NCL इंडिया लिमिटेड 51% का मालिक रहेगा इसमें। मतलब एक प्रकार से ये सेमी गवर्नमेंट, यानी कि निजीकरण इसका कंप्लीटली नहीं है, ये अर्ध सरकारी मानी जाएगी, ये बात आपको याद रखनी। क्षमता इसकी अगर मैं बात करूं 600 मेगावाट है, कुल क्षमता 1980 मेगावाट तक मानी गई है। प्रत्येक की कितनी है? 606 मेगावाट। 3 यूनिट है तो एक की 606 है, टोटल 1980। लागत है 21,780.94 करोड़ रुपए। 75 से 12% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी, 24% असम को दी जाएगी शेयरों के हस्तांतरण पर। स्किल प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं तो 88.81% सुपर क्रिटिकल बॉयलर का उपयोग करेगा, ईंधन बचाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा, उत्सर्जन अपशिष्ट उत्सर्जन नहीं करेगा। संयंत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली भी यूज की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण सबसे बड़ी चीज है पोल्यूशन भी कंट्रोल यहां से रहेगा। SCR चयनात्मक उत्प्रेरक कमी रहेगी, NOx गैसों का कम करता है। FGD धुएं से निकलने वाली SOx गैसों को कम करता है। CEMS AQMS 24/7 उत्सर्जन वायु गुणवत्ता पर नजर रखता है। प्रतिदिन 195 लीटर पानी बचाने के लिए 288 किलोमीटर नहर बनाई गई है। प्लांट में 46 लाख क्यूबिक
मीटर कच्चा पानी संग्रहित किया जाएगा। कोयला खदान जो 9 वर्ष मिलियन टन उत्पादन करती है, पूर्व संचालन के लिए 30 दिनों के लिए कोयला संग्रहित कर सकता है। तो ये यहां पर ये काम किया गया है। एक और नाम है मेडन जूलियन, कभी आपने नाम सुना हो जूलियन ऑसिलेशन का, जो केरल और मुंबई के दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरुआती ट्रिगर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मैडम जूलियन ने। एमजेओ, मैडम जूलियन ऑसिलेशन, ठीक, उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय विक्षोभ जिसमें बादल, वर्षा, हवाएं और दबाव पैटर्न शामिल है। 71 में रोलैंड मेडन और पॉल जूलियन, दो थे ये, रोलैंड मेडल और पॉल जूलियन द्वारा खोजा गया था। आमतौर पर 30 से 60 दिनों में एक वैश्विक सर्किट पूरा करता है। इसमें 2 वैकल्पिक चरण है, एक तो संवर्धित संवहनी चरण, नमी का अभिसरण करता है जिससे हवाएं बढ़ती है और अपने साथ नमी लेकर के जाती हैं, और फिर बादल का निर्माण होता है, बारिश होती है। दबा हुआ संवहनी चरण कम वर्षा और साफ आसमान का एक संकेत दिखाता है। एमजेओ कैसे बनता है, तो हवाओं का जो स्थायी अभिसरण, मतलब सरफेस से जब हवाएं ऊपर उठती है तो अपने साथ पानी लेकर के जाएंगे, नमी वाला, ठीक, गर्म हवा, जिससे संघनन बादल निर्माण होगा, फिर बारिश आएगी। ठीक, ये 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 30 डिग्री साउथ के बीच ही होता है। प्रभावित करने वाले कारक समुद्र की सतह है, वायुमंडल, नमी की मात्रा है, एल नीनो है, ये मौसमी स्थितियां हैं जो इनको प्रभावित करती है। एमजेओ को प्रभाव में अगर मैं बात करूं तो 24 और 25 में कुछ प्रभाव देखे गए हैं, जिसमें से जब ये एक्टिव हुआ है तो इस दौरान चक्रवात भी बढ़ा है और वर्षा की तीव्रता भी बढ़ा सकता है, ऐसा बोला गया है। अंतर्मौसमी वर्षा, परिवर्तनशील वर्षा और मानसून के अंतराल में सुधार कर सकता है, ये चीज यहां पर है। ठीक, ये आपको याद रखनी। मानसून का समय है, उससे पहले आगमन, जैसे भारतीय मौसम विभाग है उसने केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की बात की है 24 मई से 2025। वैसे 1 जून का टाइम बताया जाता है, बट 24 मई यानी कि मानसून से पहले इसका आगमन बताया गया है। 1 जून की तिथि से 8 दिन पहले माना गया है। ठीक है, दशक से अत्यधिक समय से पहले मानसून के आगमन में से, जिसे पिछली बार 2009 में ही देखा गया था, ये जो घटना 2025 में देखी गई, 2009 में ही ये घटना पिछली बार देखी गई थी। उससे बाद ये देख लो, अब लगभग 16 साल बाद देखी गई। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून एक मौसमी प्रणाली है जो जून से सितंबर के बीच होता है। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ ईस्ट से हवाएं चलती हैं और वो ऊपर की ओर जब बढ़ती हैं, और जैसे ही वो बढ़ती हैं तो वो भारत की तरफ मुड़ जाती है, तो हमारी साइड आती है तो वो साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम उसको साउथ वेस्ट मानसून बोल देते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी में जब आप प्रेशर बेल्ट पढ़ोगे, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया, तो बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक, 14 नामित स्टेशनों में से 60% को लगातार 2 दिनों के लिए 2.5 mm वर्षा दर्ज करनी चाहिए। पवन क्षेत्र मानदंड दिखाया जाएगा यहाँ पर। ये IMD केरल में मानसून की शुरुआत की पुष्टि के लिए कुछ मानदंड दिए गए हैं। तो ये मानसून का मैप है भारत का। मानसून से पहले जो मानसून आया वो MJO की पूर्व की ओर बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय विक्षोभ ने हिंद महासागर पर संवहन वर्षा को बढ़ा दिया है। 13 मई से दक्षिण अंडमान सागर MJO प्रभाव देखा गया था। ठीक है, समय से पहले मानसून शुरुआत के परिणाम जैसे कृषि को बढ़ावा, जलाशय पुनर्भरण, शहरी बाढ़ का जोखिम, मौसम के पैटर्न में बदलाव, ये जलवायु परिवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। 25 में मानसून का समय से पहले आना जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन, सोमाली जेट की गतिशील सहित अनुकूल वायुमंडलीय और समुद्री परिस्थितियों का परिणाम है भाई, ये रिजल्ट है। अच्छा, सोमाली जेट वो चलती है जो हमारी ओर इस मानसून की पवनों को धकेल देती है। ठीक है, इससे शहरी बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ सकता है। फिर एक चागोस द्वीप है जो यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक तौर पर यूके क्षेत्र के लगभग चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की है। यूके ने कहा है कि चागोस की पूरी की पूरी पावर किसे दे दी जाएगी, मॉरिशस को दे दी जाएगी। ठीक, जो ब्रिटिश नियंत्रण में था अब समाप्त हो चुका है। ये मेडागास्कर क्षेत्र है, ये मॉरिशस क्षेत्र है,
और मॉरिशस के बाद ये चागोस है। यहां पर ब्रिटेन का अधिकार था, अब ये मॉरिशस को दे दिया जाएगा। चागोस द्वीप में 60 से अधिक छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक, मध्य हिंद सागर, मालदीव के दक्षिण और सेशेल्स के बीच में है ये। सबसे बड़ा डिएगो गार्सिया है यहाँ पर, डिएगो गार्सिया ये द्वीप है भाई यहाँ पर सबसे बड़ा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर डिएगो। ठीक, यूएस यूके सैन्य अड्डे की मेजबानी करता है ये। पिछला नियंत्रण 1814 में ब्रिटिश शासन के अधीन थे, फ्रांस को सौंप दिया गया। 65 में यूके ने चागोस को मॉरिशस से अलग कर दिया। 68 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने से पहले ब्रिटिश हिंद महासागर का निर्माण हुआ। डिएगो गार्सिया ने पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण रसद और खुफिया आधार के रूप में काम किया। यानी कि जो डिएगो गार्सिया है उनके लिए एक स्पाई आइलैंड के रूप में काम करता है। स्पाई आइलैंड मतलब खुफिया आइलैंड के रूप में, क्योंकि वहां पर अमेरिकी सैन्य अभियान भी चलाए गए थे। 2500 से अधिक कर्मियों के द्वारा परमाणु सूक्ष्म विमान निगरानी प्रणालियों की मेजबानी यहां पर की गई है। यूके मॉरिशस चागोस संप्रभुता डील 2025 में हुई थी। यूके हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने चागोस द्वीप की संप्रभुता सोवरेनिटी मॉरिशस को सौंपने का निर्णय ले लिया है। इस डील में डिएगो गार्सिया को यूके और यूएस के नियंत्रण उपयोग के लिए 99 साल के पट्टे पर डिएगो गार्सिया को ले लिया गया है कि यहां तो भाई हम अपनी सेनाएं रखेंगे। यूके मॉरिशस को, यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस को 101 मिलियन यूरो का भुगतान करेगा, जो पट्टे की अवधि से कुल मिलाकर अरबों डॉलर रहेगा। मॉरिशस की उपनिवेशवाद मुक्ति प्रक्रिया होने वाला पहला प्रतीक है ये। ठीक, सहयोगियों की रणनीति यहां पर काम आई है। जीत जीत के रूप में देखा जाता है। यहां पर यूके यूएस सुरक्षा स्थिति बनाए रखे हुए हैं। यहां पर भारत का आधिकारिक रुख क्या कहता है? भारत ने क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून के अपने सिद्धांत के अनुरूप चागोस पर मॉरिशस के दावे का लगातार समर्थन किया है। हमने लगातार मॉरिशस के स्पोर्ट में ही यहां पर बात की है, ये हम कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, गोमती नदी के बारे में तो वैसे हम पढ़ा चुके हैं। तो गोमती नदी सीवेज की बढ़ती मात्रा में, ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट और फेकल कैलिफॉर्म के बढ़ते स्तर के कारण मृत होने का खतरा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर को ये पोषित करती है। 960 किलोमीटर लंबाई है, 18,750 वर्ग किलोमीटर में जल निकासी क्षेत्र है इसका। मानसून के मौसम को छोड़कर सुस्त प्रवाह प्रणाली वाली प्रवाह वाली 12 मासी नदियां है। 12 के 12 साल ये बहती है। सई नदी, चोका नदी, कठिना नदी इसकी सहायक है। सरयू नदी हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। ऋषि वशिष्ठ की पुत्री मानी जाती है। भगवत पुराण में 5 पारलौकिक नदियों में से एक इसका उल्लेख मिलता है गोमल के नाम से, और बहुत ही दुर्लभ रेत मानी जाती है गोमती की। ठीक, इसी के साथ ज्योग्राफी को हम कंप्लीट करते हैं। हमारी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट जो सेशन हमारा करंट अफेयर्स का रहेगा, जो भी हमारी मैगजीन आती है, जो जनवरी से मार्च आएगी तो उसको कंप्लीट करेंगे, जनवरी से फेब आएगी तो उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे भी सब्जेक्ट वाइज हमारी मैगजीन्स आएंगी उसी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा और उम्दा सफर रहा आप लोगों के साथ ज्योग्राफी करंट अफेयर्स का। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आप पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।